योग 21वीं सदी का एक ऐसा सब्जेक्ट और योग 21वीं सदी में अचानक पूरी दुनिया को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करता है और उस चीज को लेके पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके पूरी दुनिया भारत की तरह अपनी नजरें लगा के बैठी हुई है। और योग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या योग के संबंधित जो अध्ययन है, स्टडीज हैं, वो चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, उसको करने के लिए पूरी दुनिया भारत को एक अपना बेहतरीन डेस्टिनेशन समझ रही है। तो आज इस होपकास्ट में हम योग के ऊपर ही बात करेंगे और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये प्रोफेसर पीबी सुब्रमण्यम हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग कैंपस के डायरेक्टर हैं और जाने माने ज्योतिष शास्त्र के, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके सिद्धांतों पे भारत में ही नहीं अपितु पूरी वर्ल्ड में बातचीत होती है और ये अलग अलग जगहों पे जाके अपनी व्याख्यान देते हैं, अपने स्पीच देते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल आता है, जैसे आपने बोला कि हर गली में, मोहल्ले में एक एक सेंटर खुला हुआ है जिसका सर्टिफिकेशन क्या है किसी को पता नहीं है। इसका विरोध नहीं करते हैं। वहां पर भी अनेक ऐसे स्थान हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं कि जहां पर व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, किंतु एक माने ऐसे मानक भी बनना चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी ऐसे होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपना सीखा हुआ, अपना जाना हुआ कि वो सेल्फ सर्टिफाई भी कर सके। अच्छा, तो आजकल तो देख ही रहे हर जगह से जो हो रहा है, तो योगा रिट्रीट हो रहा है, उसमें कई प्रोग्राम्स, कई मतलब वहां पे सेमिनार चल रहे हैं, कार्यशालाएं चल रही हैं योगा के ऊपर, देशों में विदेश में भी। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से योग के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको एक कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो आने वाले में जो हमारी जो पुरानी परंपरा उभर के आई है, जो बच्चे से लेके बूढ़े तक इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर खतरा हो सकता है क्या? और खतरा होता है तो किस तरह का खतरा हो गया? देखिए, एक समग्र स्वरूप होता है किसी चीज का। आप उदाहरण के लिए एक नारियल को लीजिए। नारियल के छिलका बहुत बड़ा इंडस्ट्री, नारियल का हार्ड मैटर जो होता है वो एक अलग इंडस्ट्री, नारियल में जो पदार्थ, जो टुकड़े आता है उसका अलग इंडस्ट्री, नारियल का पानी उसका अलग इंडस्ट्री, और ओवरऑल एक नारियल, माने समग्र रूप से समझना। यदि हम केवल नारियल के छिलके को बेच रहे हैं, वो तो करोड़ों का बिजनेस है, और उसी को केवल नारियल से वही एक बेनिफिट है ये कहें, नहीं चलता है। नारियल के पानी, फिर नारियल का तेल नारियल से ही निकलता है। तो अर्थात एक वस्तु यदि समग्र रूप से हम देखें तो उसमें शाखाएं, उपशाखाएं बढ़ती हैं। योग विज्ञान में भी कुछ शाखाएं इतने ज्यादा प्रचलित हो गए और कुछ शाखाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, और समग्र रूप से हम योग विज्ञान को ना देखते हुए हम उसको उसी दृष्टि से देख रहे हैं। वो कॉयर इंडस्ट्री, तो हम समझ रहे हैं कि नारियल मतलब केवल कॉयर इंडस्ट्री, वो एक पार्ट है, वो एक आयाम है। इसके अलावा दूसरा भी ऑयल इंडस्ट्री है। एक चीज मुझे बताइए, जो 21 जून 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने, उसके बाद दो सवाल उठा कि भारत में एक ऐसी सरकार आई जो इस चीज को जोर शोर से पूरी दुनिया में लाना चाह रही है। ये पक्ष तो सबके बीच में है। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि जो 21 जून उसी दिन योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे का कंसेप्ट क्यों आया और कहां से आया? एक चेतना है। ये 21 जून को जो इसको प्रारंभ किए हैं उसको कुछ देर के लिए किनारे रखते हैं। दीपावली क्यों मनाया जाता है? तो दीपावली जब मनाया जाता है तो दिया बेचने वाले का एक आयाम है, तेल बेचने वाले का एक आयाम है, रुई का एक आयाम है, पटाखे का एक आयाम है, कपड़े का एक आयाम है। और किस समय में प्रारंभ हुआ दीपावली मनाना, तो हम कथाएं बताते हैं। और समाज को एक समयबद्ध रूप से, माने समाज को एक प्रोत्साहन देने का, एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, इसको एक आयाम मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक आप एक सामाजिक चेतना नहीं ले आएंगे, सामाजिक भागीदारी नहीं ले आएंगे, कोई भी विषय लोगों के हृदय तक पहुंच नहीं सकता है। तो वह एक सिक्का है, वह एक ऐसी घटना है 21 जून का, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इसको
विश्व योग दिवस बनाने में जो सफल हुए हैं, उसके पीछे एक भारत का अटूट परंपरा है। हम जिस तरीके से नवरात्रि, जिस तरीके से दीपावली, जिस तरीके से गणेश चतुर्थी, उन सबको मना रहे हैं, तो वहां पर करोड़ों लोगों को हमें बताने की आवश्यकता नहीं होता है। कोई गणेश चतुर्थी को एक रूप से देख रहा है, प्रकृति से जुड़ने का, कोई पत्री से की दृष्टि से, और कोई मिट्टी के रूप से, और किसी ने 9 दिन व्रत रखने की दृष्टि से जैसे देखता है। किंतु एक बार लोगों को प्रेरित तो किए, एक सामूहिक प्रेरणा, एक एक को बताने से नहीं होता है। तो अब सब जानते हैं कि एक विश्व योग दिवस भी है, तो फिर 10 में से एक को यह भी चेतना हो सकता है कि आखिर हम क्यों मनावे, आखिर योग विज्ञान क्या है, फिर इस योग शब्द कहाँ से आया है, और कितने प्रकार से इसका मार्केटाइजेशन हो रहा है, और कितने प्रकार से इसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि 100 में एक भी यदि स्वर सोच रहा है और उस इंडस्ट्री में जा रहा है, तो एक सफलता है। केवल सरकार हमें एक रोजगार दे, ये सोचने की दृष्टि छोड़कर, जहां आप उदाहरण के लिए हमारे योग नगरी में 5000 से ज्यादा स्टूडियोस हैं, योगा स्टूडियोस, और आप आज के समय में जहां जाइए वहां पर योगा स्टूडियो मिलता है, और जो सीख रहा है वो ये बात कही नहीं रहा है कि मुझे रोजगार उधर से चाहिए, वो 10 लोगों को सिखाने में लगा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा माने एक प्रेरणा है, और उस प्रेरणा के पीछे भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारत में हर एक विषय को सामाजिक रूप से ग्रहण, नदी स्नान कीजिए, जो बाहर निकला ही नहीं है। आज के समय में भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि नदी स्नान करने से किनारे में एक डिब्बा बेचने वाला, एक ट्राला चलाने वाला, एक यातायात व्यवस्था करने वाला, एक कपड़ा बेचने वाला, और एक वहां पर रहने की होटल इंडस्ट्री वो देखने वाला, तो एक कुंभ चलता है, अथवा एक नदी किनारे एक त्योहार होता है। तो एक सामाजिक चेतना है जो परंपरा दिया हुआ है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंसान को घरों में बांधा नहीं है। मतलब हम लोग की गलती ये हुई कि जो हमारे आस्था या धर्म या विश्वास के साथ जितनी चीजें बनाया गया, जितनी चीज अभी समाज में चल रहा है, वो हर चीज को लेके चल रहा है। आपके स्वास्थ्य से लेके चल रहा है, आपके मॉनिटरिंग चीजों को लेके चल रहा है, वहां पे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम लोग फेलियर हो गए। एक शब्द में वो वैश्विक संतुलन, माने ये यूनिवर्सल बैलेंस कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको बताने में, या समाज के जो ये पिछले कुछ सालों से जो बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं, बताने में असक्षम हो गए, समझा पाने में असक्षम हो गए कि हमारी परंपराएं में सारी चीजें हैं, तुमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम स्वयं को पहचानने की जो क्षमता है वो खो गए हैं। अगले को ये समझाने में हम असफल हुए हैं कि तुम जहां पर दौड़ लगाए हुए हो, वास्तव में स्वयं को पहचानो, प्रकृति को पहचानो, तुम्हारे दायित्व को पहचानो। हमारी गाथाएं, जितने भी पुराण हैं, वो ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप अपने दायित्व को समझो। हम अब दायित्व भूल गए हैं। अब माता पिता के लिए हम एक सर्वेंट रख लेंगे, यदि एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, एक समाज के अंग होने के नाते, एक राष्ट्र के अंग होने के नाते मेरा क्या दायित्व है? हर जगह हमें मेरी समान भागीदारी है कि नहीं? प्रकृति के प्रति मेरा भागीदारी है कि नहीं? इस समाज में संतुलन लाने में, पर्यावरण में संतुलन लाने में, और साथ जीने के प्राणियों में संतुलन लाने में, कि मेरे दायित्व को मैं पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न करना व्यक्ति भूल ही गया है, और हम करिकुलम से इन बातों को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। तो अब इसी प्रेरणा को ले आने की एक बहुत बड़ा एक उद्यम है, एक आयाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई किताबी पढ़ाई नहीं है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक धारा है व्यक्ति को स्वयं को पहचानना, और व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझना और समझाना। भारतीय ज्ञान परंपरा, आप राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो देवप्रयाग उत्तराखंड में जो कैंपस है, परिसर है, उसके डायरेक्टर भी हैं, और आपने अपने ही कार्यकाल में, टेन्योर में, वहां पे योगा का क्लासेस भी शुरू करवाया, जिसमें सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। तो ये कोर्स जो आपने रन करवाया वहां पे, और इस डिग्री के नाम मेरे ख्याल से बीएससी योगा एंड नेचुरोपैथी ऐसे करके है, एमएससी योगा है।
तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे इस कैंपस में ही खोलते हैं? उसके राष्ट्रीय मतलब केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटीज के तो कई कैंपसेस हैं, वहां पे न खुल के आप अपने यहाँ ही इसका मतलब शुरुआत क्यों किया? ये इनिशिएटिव कहाँ से आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे एक योग का केंद्र होना चाहिए? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो 12 परिसर है देश के विभिन्न कोनों में, उनमें से देवप्रयाग का एक अलग स्थान है और वह योग नगरी के साथ में भी है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर है और यहाँ पर योग विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, योग विज्ञान के वास्तविक रूप में अध्यापन करने के लिए ये जो पहल है, ये हमारे माननीय कुलपति जी का है और उनकी दूरदृष्टि है। समाज में अनेक जगहों में योग विज्ञान के सेवाएं चल रहे हैं, किंतु उसको एक शैक्षिक संस्था में एक प्रामाणिकता के साथ ले आने का ये पहल हमारे माननीय कुलपति जी का है और उसमें हम लोग एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। यह दूरदृष्टि कुलपति जी का है और प्रकृति से हरा भरा देवप्रयाग इस कार्य को पूर्ण कर सकता है, ये उनका अटूट विश्वास था। और उन्होंने सन 2023-24 का जो शैक्षिक सत्र में इसको वहां पर प्रस्तुत किए, प्रारंभ किए और उनके योजनाओं के अनुरूप, उनके विचारधाराओं के अनुरूप और उनके आशाओं के अनुरूप, उम्मीदों के अनुरूप ये फलता फूलता जो वहां पर छात्र देश के चारों कोनों से प्रवेश लिए हुए हैं और उसकी साधना कर रहे हैं। और यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक नया पहल है और उस नया पहल के पीछे नई शिक्षा नीति है और उस नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जो आधारशिला माना है, उसको हूबहू इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तत्पर है भारतीय ज्ञान परंपरा का जो दृष्टिकोण है, जो आयाम है, उनसे लोगों को परिचय कराने का। ठीक है, तो अब जब इंस्टीट्यूशन में एक केंद्र बन जाता है, एक सेंटर बनता है, तो उसमें एडमिशन के भी प्रोसेस होते हैं और योग एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन चुका है। पहले भी था, लेकिन आप काफी जोर शोर से इस पे बातचीत होती है। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? आज जो फॉरेनर्स हैं, जो वहां से फॉरेनर स्टूडेंट्स हो या कोई भी फॉरेनर्स यहाँ पे आके, कोई भी विदेशी यहाँ पे आके अगर आपके देवप्रयाग कैंपस में योग की पढ़ाई करना चाहता है या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं? भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उन सबका नियामक होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। यूजीसी के जो भी नियम होंगे वो प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है। CUET आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहिए, तो उसके तहत यह प्रवेश होता है। और यहाँ पर विदेश के छात्रों के लिए तो CUT मतलब यूजी और पीजी के लिए, CUT यूजी अगर बच्चा क्वालिफाई करता है, मेरिट में आता है, इंडियन बच्चों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तब उसका BSc योगा में हो जाएगा, या CUT पीजी क्वालिफाई करता है तो MSc योगा में हो जाएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए CUT उसमें केवल जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, जो अर्हताएं रखी गई हैं, वो रहना चाहिए व्यक्ति के पास, कोई भी प्रवेश ले सकता है, उसके लिए कोई ऐसे एंट्रेंस नहीं है। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इसके लिए हमारा एक इंटरनेशनल अफेयर्स कमिटी मुख्यालय में बना हुआ है। मतलब मुख्यालय मतलब जो आपका हेडक्वार्टर जनकपुरी में, दिल्ली में, वहां पर बना हुआ है और वहां से समय समय पर नियम बनते हैं और जिस प्रकार से डिमांड होता है, जिस प्रकार से लोगों की इच्छाएं होते हैं, आकांक्षाएं होते हैं, तो ये NEP के तहत है। अब हमें ऐसे आवश्यकता नहीं है कि हमें एक 2 साल अथवा 3 साल या 4 साल का यह एक कोर्स है, आपको पढ़ना ही है, इस प्रकार से नहीं।
छात्र कभी भी प्रवेश ले सकता है, कभी भी निकल सकता है, एनी टाइम एंट्री एंड एनी टाइम एग्जिट। और सहूलियत, ये भी नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो एक सहूलियत देना है। कोई पढ़ नहीं पा रहा है या कोई कुछ ब्रेक लेना चाहता है, गैप लेना चाहता है, तो उस दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे डिमांड होता है, जिस प्रकार का रुचि रखता है, उसी प्रकार का यहाँ पर अंशों को कैटर करने के लिए विश्वविद्यालय तत्पर हैं। नहीं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी की बातचीत हुई, यूजीसी ही उसको रूल करती है, उसी को गवर्न करती है, उसी के रूल से चलते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल से है कि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल, चाहे वो इंडिया से +2 किया हो या अपने देश से किया हो, या उसमें एनआरआई भी आ जाते हैं, ओसीआई भी आ जाते हैं, वो यहाँ के जो सीयूटी पीजी है या सीयूटी यूजी है, उससे एग्जम्प्टेड होते हैं। आपको किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर सीट से ज्यादा नंबर में अगर स्टूडेंट आ जा रहे हैं, तो वहां पे यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें और उसमें से जितने सीट्स है उसके लिए उतना ही सीट्स पे एडमिशन प्रोवाइड कर सके। और आपके यहाँ ये यूजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजी को 4 इयर्स कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से इस साल से मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितने हैं 4 इयर्स कर दिया है। तो आपके यहाँ जो बीएससी योगा है, ये 4 इयर्स प्रोग्राम या 3 इयर्स? नहीं, ये वर्तमान में 3 वर्षों का है, और उसमें समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा, परिवर्धन होगा, परिमार्जन होगा। वर्तमान में यह 3 वर्ष का है। और जो एमएससी 2 वर्ष का है, और पीजी डिप्लोमा 1 वर्ष 2 सेमेस्टर का है, मतलब 1 साल का। और आपका ये सर्टिफिकेट जो कोर्स चलते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने से प्रारंभ है, मतलब मिनिमम 3 महीने। और इसके अलावा क्रैश कोर्सेस माने 15 दिन या 1 महीना अथवा एक शॉर्ट टर्म मॉड्यूल में चलाने का एक अधिकार विश्वविद्यालय अपने पास रखता है, और उसका भी प्रयास चल रहा है। नहीं, मुझे ये समझाइए कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में और क्रैश कोर्स में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स कुछ अर्हताओं को देता है आगे की पढ़ाई को। सर्टिफिकेट करने के बाद डिप्लोमा के बाद पीजी, डिप्लोमा इत्यादि करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता बनाता है। क्रैश कोर्सेस में किसी अन्य विधा का, डिफरेंट स्ट्रीम का जो छात्र किसी एक अंश को जानना चाहता है और उसको अपने स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, उसको पूरे विज्ञान से मतलब नहीं है। वो एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर स्ट्रीम है, पर्टिकुलर एक विधा है, तो वो जानना चाहता है, तो उसको स्किल एनहेंसमेंट में, माने अपना स्किल बढ़ाकर अपने क्षेत्र में लगाना चाहता है, तो वो उसको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट कोर्स करूं, मैं एक डिग्री लूं, उसके साथ चलूं, ऐसे नहीं होता है। मतलब उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और क्रैश कोर्स में आप जानिए और अपने स्किल को एनहांस कीजिए। एक तो सर्टिफिकेशन होता है, वो केवल ये जानने के लिए कि मैं ये किया था, हाँ, किंतु आपके अपने फील्ड में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत जानना नहीं है। अब कोई कहता है कि मैं केवल इस विषय को कैसे बैलेंस करूं, अब कोई इतना सोचता है कि मैं उत्साह को कैसे कंटेन करूं और कैसे उसको बढ़ाऊं और कैसे उसको सदुपयोग करूं, माने कंसंट्रेट लेवल्स कैसे बढ़ाऊं, तो ये एक बात हो गया। कोई सोचता है कि मैं स्ट्रीमलाइन कैसे करूं, और तीसरा सोचता है कि मुझ में ये जो एग्रेसिव नेचर है मैं उसको कंटेन कैसे करूं, आत्मानुशासन कैसे बनेगा। और कोई जिसमें एक डिप्रेशन लेवल प्रारंभ होता है, लोनलीनेस प्रारंभ होता है, अथवा उसको महसूस होता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, अथवा चीटिंग हो गया है, अथवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे इमोशंस हैं। और इनके लिए हम कहेंगे कि एमएससी करो उसके बाद आपका निदान होगा, ये तो बेवकूफी है। मैंने एक को अपने लाइफ में एक किसी छोटे हिस्से के बारे में जानना है, एक जोश ले आना है, ये कैसे होगा। और कोई सोचता है कि मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कोई सोचता है कि मुझ में ये असंतुष्टि, माने एक सेटिस्फेक्शन लेवल इतना कम कैसे है।
ये सब जब हम बैलेंस करने लगते हैं, अपने बॉडी के एक्टिविटीज को जब बैलेंस करने लगते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आ जाता है। इसके लिए सुबह बैठना है, शाम को बैठना है। हमने जब नियम लगाते हैं, नियम पहले स्थान में आते ही नहीं है। हमने जो कानून प्रारंभ करते हैं कि आपको प्रतिदिन करना होगा, सुबह करना होगा, शाम को करना होगा, वहीं पर आदमी को भटका देता है। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को अभी तुमको छोड़ देना है यदि कहेंगे तो संभव ही नहीं है। इसलिए उस डिब्बे के ऊपर लिखने के बावजूद लोग पीते हैं, आराम से पीते हैं। तो यहाँ पर वो चलते फिरते अपने काम करते हुए छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे डोसेस में इसको कैसे शरीर के अंदर ले आ सकता है, ये किसी एक दिन में इतना बड़ा विराट रूप ले आता है कि वो अपने चेंज को, अपने अंदर होने वाले उन परिवर्तनों को स्वयं व्यक्ति महसूस करने लगता है। अरे पहले का समय होता तो मैं भटक पर बेहतरीन चीज बताया कि सिगरेट पीने वाले को बोले कि अभी छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकता है। अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं या जो शराब पीते हैं उनको कहा जाए कि आप छोड़ दो तुरंत, तो नहीं छोड़ सकते। तो योगा में ये पावर है, योगा में ये शक्ति है, या इस तरह का कोई ऐसा मॉड्यूल या कोई ऐसा क्रैश कोर्स जिसको करके जो अल्कोहलिक हो चुका है या बहुत स्मोकर हो चुका है उसमें सुधार हो सके? आप कंसंट्रेट उसमें मत कीजिए, उसको टारगेट में मत रखिए कि एडिक्शन को हमें दूर कर देना है। आपको कंसंट्रेट इस चीज में करना है कि हाउ कैन यू स्ट्रीमलाइन योर ब्रीथिंग प्रोसेस। हमें लगता है कि ब्रीथिंग प्रोसेस केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, ऐसे नहीं। जहां हम एक शरीर में एक चीज को कंट्रोल करने लगते हैं, ब्रीथ को, वो धीरे धीरे उस प्रकार के रिजल्ट्स को ले आता है कि आपके आधे घंटे में जो कार्य करने की ओर आपका मन भाग रहा है, क्योंकि आपका किसी चीज को स्ट्रीमलाइन करना शरीर में वो एक बैलेंसिंग एक्ट है मन के लिए, माइंड के लिए। ये माइंड बैलेंस होगा कहने पर नहीं होगा। आप किसी चीज को चालू कीजिए, खेलते खेलते चालू कीजिए, और वह बैलेंसिंग एक्ट जहां दिमाग में स्थिरता आया, मन में जहां स्थिरता आया, तो वहां पर व्यक्ति एक सकारात्मक सोच में लगना चालू होता है। तो ये तो एक ट्रायल करके देखने वाली बात है। तो इस तरह के क्रैश कोर्स चलते हैं आपके यहाँ? क्रैश कोर्सेस अभी निर्माणाधीन है। ये वो निर्माणाधीन उस दृष्टिकोण से है, अब तक यह सहूलियत विश्वविद्यालयों का नहीं था। अब एनईपी आने के बाद इस तरीके के और जो स्वायत्तता जो मिल रहा है, ऑटोनॉमी जो मिल रहा है विश्वविद्यालयों को, उसके बाद ये संभव हो गया है। क्रैश कोर्सेस पहले आप विश्वविद्यालय को एक माने ऐसे लगता था कि आप कुछ क्रैश कोर्सेस चालू करो तो वो बाजार की ओर जा रहा है, बिजनेस की ओर जा रहा है, ये बातें आती थी। अब ऐसी बात नहीं रहा। एक स्वायत्त संस्था, एक ऑटोनॉमी से हरा भरा एक विश्वविद्यालय, ये अपने क्रैश कोर्सेस को, जो वास्तव में 4-5 क्रैश कोर्सेस को जब हम मिलाएंगे तो एक मॉड्यूल के रूप में हमें दर्शन दे, और इन सबका जो बंच है वो हमको एक डिप्लोमा का रूप धारण कर ले। तो यहाँ पर डिप्लोमा बेचना दृष्टि नहीं है कि स्लोली माने एक इंजेक्ट करने की बात है। हमने पहले व्यक्ति में अपने बॉडी के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करना सिखाया, तो ये कंट्रोल उसको जहां शरीर स्थिर हुआ, शरीर की एक्टिविटीज जहां स्थिर हुए, वहां पर मन स्थिर होना प्रारंभ कर लेता है। जहां पर मन स्थिर हुआ तो कॉन्सेंट्रेट। वीडियो में ये जानने की कोशिश किया कि योग क्या है, ऐसी चीजें जो आपके अभी तक पता नहीं योग के बारे में, और उससे अगर संबंधित आपको अगर आगे स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे कैसे हो सकता है। और हमारे जो गेस्ट थे जाने माने विद्वान हैं और डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अगर पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे हम इस तरह से तमाम तरह के जो गेस्ट हैं और जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाया है उसको पहुंचाने में मैं सफल हो पाऊं। और आपने इस वीडियो को देखा, सुना और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।